अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन को हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो एज़ यूजुअल हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर इलियासगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग से आप बराह रास्त देख रहे हैं। याद रहे, अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम इस नंबर पर हमें क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसी तरीके से इंटरमीडिएट या मेडिकल कॉलेज के एग्जाम हवाले से एमसीक्यू डिस्कशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। याद रखिए, ए लेवल और ओ लेवल के भी स्टूडेंट हैं, तो एमसीक्यू डिस्कशन जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा आपका एप्टीट्यूड स्कोर भी होगा। तो उसके लिए हमने जो है अपना फेसबुक एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जिस फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, फेसबुक में आप सर्च में लिखेंगे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग, तो आप सर्च में जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक फेसबुक ग्रुप आएगा जिसमें 4,500 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी ऐड हैं। तो आप उस फेसबुक ग्रुप में ऐड होइएगा और वहाँ डेली सैकड़ों की एमसीक्यू वहाँ स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं, तो आप भी उस डिस्कशन का हिस्सा बने ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है तो वो कमेंट में अपने अपने शहर का नाम लिखेंगे और कराची से ताल्लुक रखने वाले अपने अपने एरिया का नाम लिखें, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारे इस बराह रास्त लेक्चर को कराची के किन किन इलाकों से इस वक्त बराह रास्त सुना जा रहा है। तो मलाइका राजपूत इस वक्त जो है वो टंडो जाम से, और फातिमा इस वक्त लारकाना से हमें बराह रास्त देख रही हैं, और सना अब्रो इस वक्त हमें दादू से जो है वो आज के इस लेक्चर को लाइव जो है। इसके अलावा जिन जिन बच्चों को नोटिफिकेशन मिल गई है वो भी कमेंट में, कराची वाले स्पेशली जो है वो अपने अपने एरिया का नाम लिखेंगे। तो सना इस वक्त जो है वो कराची से बराह रास्त देख रही है और हफ्सा इस वक्त मीरपुर खास से। देखो, पांच पांच शहरों से इस वक्त बराह रास्त हमारा लेक्चर जो है वो देखा जा रहा है। छठा शहर का इजाफा हो गया, लारकाना से भी एक स्टूडेंट समर बट हमें बराह रास्त देख रही हैं। ओके, सैफ खान जो है वो इस वक्त कराची के इलाके मलीर से हमें बराह रास्त देख रहे हैं। नेहा जो है वो लियारी कराची से, तला भी इस वक्त कराची से, और कुद्दूस हैदराबाद से। मतलब इस वक्त आज का ये लाइव लेक्चर जो है वो सिंध के 8 शहरों से बराह रास्त जो है वो देखा जा रहा है। ये कौन सा इलाका है? पनो अकील नेमतुल्ला इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं, ये इलाका भी मैंने पहली बार सुना है। ओके, और परी शेख जामशोरों से, और जानी प्रिंस कराची से। चले बेटा, हम बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ आते हैं। तो पिछला लेक्चर हमारा जो था वो ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 3 का। और आज जो है वो हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में सबसे पहले अल्जाइमर डिजीज़ की हम बात करेंगे। अल्जाइमर की स्पेलिंग ये नहीं है, ये आई नहीं है, आई यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा। तो अल्जाइमर डिजीज़, अब अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, गौर से देखिएगा। डेफिनेशन की हम बात करेंगे। इट इज़ अ कंडीशन इन विच there is a progressive degeneration of neurons of cerebral cortex and hippocampus take place, whose function is to secrete acetylcholine, which is a neurotransmitter। हमने कहा एक ऐसी कंडीशन है, अल्जाइमर डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन्स कहते हैं दिमाग के सेल को, आगे न्यूरॉन को हमें डिटेल में डिस्कस भी करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं। कहाँ के? दिमाग तो पूरा न्यूरॉन से बना हुआ है, तो स्पेशली दिमाग का कौन सा हिस्सा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। लास्ट टाइम हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस, दोनों हमने पढ़ा था। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ताल्लुक शॉर्ट टर्म मेमोरी से था, छोटी मोटी चीजें जो हम याद रखते हैं ना वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ताल्लुक है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो ताल्लुक है वो हिपोकैम्पस से। तो इसमें कुछ ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस में पाए जाने वाले न्यूरॉन जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, और ये न्यूरॉन एक केमिकल सिक्रीट करते हैं। इन न्यूरॉन्स का जो काम है, ये न्यूरॉन एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसका नाम क्या है, एसिटाइलकोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स जो न्यूरॉन सिक्रीट करते हैं वो कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स
और हिपोकैम्पस में पाए जाने वाले न्यूरॉन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होना शुरू हो रहे होते हैं, डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब इस बीमारी की क्या क्या अलामत हैं देखें भाई। सिम्टम्स, इट्स सिम्टम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। 3 हिस्सों में, गौर से सुनिएगा, 3 हिस्सों में इसके सिम्टम्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जवेरिया फ्रॉम कराची, बेटा आपकी सिस्टर ने कल रिप्लाई नहीं दिया कि वो मुझे कैसे पहचानती है। उन्होंने कहा आई एम योर जूनियर, तो मैंने कहा था कि आप मुझे लाजमी बताइएगा, तो उन्होंने मुझे कल नहीं बताया। वेरी बैड। चलो भाई, तो हमने कहा ये अल्जाइमर की अगर हम बात करेंगे, इसके सिम्टम्स को हम 3 हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होगा, द मेन सिम्टम्स ऑफ द स्टेज 1 इज फॉरगेटफुलनेस। आपको मालूम है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, हिपोकैम्पस ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, दोनों का ताल्लुक याददाश्त से। तो स्टार्टिंग में क्या होना शुरू जाता है, स्टार्टिंग में स्टेज 1 में क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो फॉरगेटफुलनेस, अपनी याददाश्त से रिलेटेड जो है वो काफी परेशान होता है, बहुत सारी चीजें जो है वो भूलता जाता है। आप में से कौन से स्टूडेंट हैं जो जिनको लगता हो कि वो बहुत ज्यादा चीजें भूल जाते हैं? आप में से कोई स्टूडेंट है जो इस वक्त लाइव सुन रहा हो और उसको ये फील होता हो कि यार वो बहुत सारी चीजें जो है वो क्या होता जा रहा है, भूलता जा रहा है? नहीं, देखो तूबा भूलती जा रही है बस। तूबा और जवेरिया जो है वो क्या है, फॉरगेटफुलनेस इनको है बस, बाकी नहीं। तो हमने कहा कि द मेन सिम्टम्स ऑफ स्टेज 1 क्या है, फॉरगेटफुलनेस। चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है वो इंसान भूलना शुरू हो जाएगा। इवन यहां तक कि वो डॉक्टर के पास जो है वो क्या होगा, डॉक्टर के पास जाके कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं बहुत सारी चीजें क्या हो रहा हूँ, भूलता जा रहा हूँ। तो ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 में क्या होगा, द मेन सिम्टम्स ऑफ स्टेज 2 इज सीवियर लॉस ऑफ मेमोरी एंड डिसओरिएंटेशन टू टाइम एंड प्लेस। जो दूसरी अलामत होगी वो बहुत ज्यादा याददाश्त चले जाएगी। बहुत ज्यादा याददाश्त का मतलब आप कहते हैं कि डिसओरिएंटेशन टाइम एंड प्लेस, उसे पता नहीं होगा कि इस वक्त क्या है, ये दिन हो रहा है, रात हो रहा है, भूल जाएगा। कंफ्यूज होगा कि इस वक्त रात का टाइम है या इस वक्त दिन का टाइम है, कंफ्यूज, परेशान। या प्लेस, जगह भूल जाएगा कि यार मैं इस वक्त कहाँ हूँ, घर पे हूँ, कोचिंग पे हूँ, कॉलेज पे हूँ। अचानक से वो कंफ्यूज होगा और पूछेगा भाईजान मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। लोग कहेंगे भाईजान आप अभी इस वक्त कॉलेज में हैं। यार आप तो इस वक्त मस्जिद में हैं। अलग अलग जगह ना, जगहें भूलता जाएगा। तो ये स्टेज 2 में मरीज आके कहेगा। जबकि स्टेज 3 में जाकर पेशेंट हो जाएगा साइकोटिक। स्टेज 3 के अंदर पेशेंट जो होगा वो साइकोसिस में चले जाएगा। अब साइकोसिस की 2 अलामत है, एक क्या है, हेलुसिनेशन, सीइंग और हियरिंग अ थिंग्स विच इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट। उसे अजीबो गरीब चीजें सुनाई देंगी, अजीबो गरीब चीजें सुनाई देंगी और अजीबो गरीब चीजें दिखाई देंगी जो हकीकत में होंगी नहीं। बोलेंगे यार ये फलां शख्स जो आ रहा है, हकीकत में वो शख्स होगा ही नहीं। तो उसे अजीबो गरीब चीजें जो हकीकत में नहीं है वो दिखाई देंगी, वो नजर आना शुरू हो जाएंगी, उसे कहते हैं हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन, सीइंग और हियरिंग अ थिंग्स व्हिच इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट, जो हकीकत में मौजूद नहीं है वो सुनाई देंगी, वो एक्चुअली क्या होती जाएंगी, दिखाई देंगी। तो हेलुसिनेशन की वैसे बहुत डिटेल है, कोचिंग में जब मैं पढ़ाया करता था तो हेलुसिनेशन पे पूरा मैं 1 घंटा डिस्कशन कर लिया करता था। लेकिन अब हमारी ये कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम मेनली अपने कोर्स पे फोकस करेंगे और इतनी बातें डिस्कस करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है। वरना कोचिंग लेवल पर तो हेलुसिनेशन पे तो हम पूरा पूरा 1-1 घंटा डिस्कशन कर लेते थे कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी है। डिल्यूजन, डिल्यूजन क्या है, अ फिक्स आइडिया इन द माइंड which is not changed by any argument। दूसरी, या तो इसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देंगी या क्या होंगे, इसके दिमाग में एक फिक्स आइडिया बैठ जाएगा जो कि किसी भी आर्ग्यूमेंट से जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो पेशेंट कहेगा मेरे पास दुनिया भर की ताकतें मौजूद हैं। क्या कहेगा, डिल्यूजन वाला पेशेंट कहेगा मेरे पास दुनिया भर की ताकतें मौजूद है, मैं चाहूं तो चांद को हिला दूं, मैं चाहूं तो सितारे तोड़ दूं, मैं चाहूं तो दिन दुनिया को रोक दूं, मैं चाहूं तो पहाड़ को हिला दूं। अजीब वो गरीब बातें करेगा, एक फिक्स्ड आइडिया होगा। हम कहेंगे भाईजान पागल हो गया क्या, तू पहाड़ को कहां से हिलाएगा, दुनिया चांद को हिलाने की तुम्हें कहां से लाए थे। लेकिन वो अजीब वो गरीब जो है वो बातें करता जाएगा और उसके दिमाग में फिक्स आइडिया होगा। या वो कहेगा मैं मर चुका हूं, या वो कहेगा कि मैं मर चुका हूं, मैं जिंदा ही नहीं हूं। आप बोलेंगे भाई तुम जिंदा हो, खाना नहीं, मैं मर चुका हूं। अजीब वो गरीब बातें उसके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी, यानी पेशेंट जो होगा वो साइकोटिक हो जाएगा। ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज इज टू प्रोवाइड कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसका इलाज जो होगा वो क्या होगा, ऐसी दवाएं जो एसिटाइल कोलिन देगी। देखो सारा मामला ये था कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस के न्यूरॉन मर रहे थे और वो कौन सा केमिकल सिक्रेट करते थे, एसिटाइल कोलिन।
तो दिमाग में एसिटाइल कोलिन नाम का केमिकल कम हो जाने की वजह से ये सारी अलामतें आना शुरू हो गई थी। तो इसका इलाज ये है कि भाई ऐसी दवाई प्रोवाइड करो जो एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस कर सके। ऐसी दवाई प्रोवाइड करो जो क्या प्रोड्यूस कर सके, एसिटाइल कोलिन जो है वो दिमाग में प्रोड्यूस कर सकती है। तो वो सारी दवाइयां जो एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस कर सकती हैं उन दवाइयों को हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ये पहली डिजीज हमारी जो है वो क्या हुई, अल्जाइमर डिजीज। पार्किंसन डिजीज दूसरे, इट इज अ कंडीशन इन विच there is a degeneration of neurons of basal ganglia take place whose function is to secrete dopamine which is a neurotransmitter। तो यहां हम ये बात करने जा रहे हैं भाई, यहां क्या मसला था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस के न्यूरॉन मरना शुरू हो गए थे, जो केमिकल सिक्रीट हो रहा था वो एसिटाइल कोलिन है। याद रखिएगा एप्टीट्यूड में सवाल है ये कि अल्जाइमर में कौन सा हिस्सा होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस के न्यूरॉन मरना शुरू हो जाते हैं, केमिकल कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन। जबकि पार्किंसन में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कहां के न्यूरॉन डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, बेसल गैंग्लिया। दिमाग की जो बेस का एक स्ट्रक्चर है, वैसे तो इसकी एक डिटेल एनाटमी है, वहां के न्यूरॉन मरना शुरू हो जाते हैं, डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, और उनका काम जो होता है वो डोपामिन नाम के केमिकल को सिक्रीट करना है। और वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के दरमियान सिक्रीट होने वाले केमिकल का नाम है। तो डोपामिन नाम, तो बेसल गैंग्लिया के न्यूरॉन आहिस्ता से मरना शुरू जाते हैं और इनका काम है डोपामिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करना। अब इस बीमारी की अलामत क्या है, स्टैटिक ट्रेमर। स्टैटिक ट्रेमर का मतलब ट्रेमर एट रेस्ट, मरीज के जो हाथ होंगे ना वैसे कांपेंगे। देखो नॉर्मली कांपने नहीं चाहिए, उस क्या होगा, रेस्ट की हालत में ट्रेमर एट रेस्ट। ट्रेमर का मतलब होगा हाथ में जो है ना कपकपी आना शुरू हो जाएगी उसके, सही है। तो रेस्ट में बिल्कुल सुकून में है और उसके हाथ जो होंगे वो क्या होंगे, कांपना शुरू करेंगे। तो इसे कहते हैं स्टैटिक ट्रेमर, मतलब रेस्ट की हालत में उसके हाथ में कपकपी आना शुरू हो जाएगी। ओल्ड एज में तो कपकपी आ जाती है, लेकिन यंग एज में भी क्या आना शुरू हो जाएगी, कपकपी आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, वीकनेस ऑफ मसल, मसल्स क्या आहिस्ता से कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। ट्रेमलिंग ऑफ मसल, ट्रेमलिंग ऑफ मसल का मतलब भी सिमिलर, आप कहते हैं कि मसल कांपेंगे। रिजिडिटी ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट इसके ना अकड़ना शुरू हो जाएंगे। उसको लगेगा, रिजिडिटी का मतलब सख्त होना। आपको ज्वाइंट्स तो पढ़े हैं ना चैप्टर 2 में, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट। तो उसके जो फ्रीली मूवेबल भी होंगे ना, उसको ऐसा फील होगा, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट भी होंगे, उसको ऐसा फील होगा कि वो अकड़ रहे हैं। इसी तरीके से हेजिटेंट स्पीच, बंदा जो हेजिटेंट होता है ना, घबराहट का शिकार होता है, वो कैसे बात करता इस वक्त बोलेंगे जैसे टीचर जो है वो डंडा लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हो, बोले कल क्यों नहीं सर, वो मेरी तबीयत खराब थी, ऐसे बंदा घबरा जाता है। बहुत ही डरावना सा आपका जो टीचर हो और आपने कोचिंग की या कॉलेज की छुट्टी की हो, कोचिंग में तो वैसे नहीं होता, कॉलेज की छुट्टी की हो, आपको पता अभी मुझे डंडा पड़ने वाला है। बॉयज तो अक्सर पिटते रहते हैं स्कूल कॉलेज में या स्कूल में, तो आपको पता है कि अभी डंडा मुझे पड़ेगा, तो उसको कैसे घबराहट में आता है, हेजिटेंट हुआ होता है, तो उसे कहते हैं हेजिटेंट वॉइस इस केस होगी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज इज लियोडोपा विच इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन इन द ब्रेन। अब सारा मसला डोपामिन का था ना, क्या था, सारा मसला जो था वो डोपामिन का था। अब डोपामिन नाम का लेवल कम हो गया तो इस वजह से क्या हो गया, हेजिटेंट स्पीच हो गई, ट्रेमर्स आना शुरू हो गए। अब डोपामिन डायरेक्ट अगर हम डोपामिन का इंजेक्शन देते हैं ना तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा, मरीज के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो हम डायरेक्ट डोपामिन का इंजेक्शन नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं, इंटर लेवल पे, याद रखना लेटेस्ट एमबीबीएस लेवल पे तो कई दवाइयां आ चुकी हैं इसकी, लेकिन इंटर लेवल पर आपको बताने जा रहे हैं, लियोडोपा नाम की एक दवाई है, वो हम बाकायदा प्रोवाइड करते हैं, जो कि दिमाग में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, डोपामिन में, जो कि दिमाग में जाकर डोपामिन में जाकर कन्वर्ट हो जाएगी और मरीज की जो सिम्टम्स होंगे, उसकी अलामत जो होंगी वो आहिस्ता सा कम होना शुरू हो जाएंगे। फिर हमारे पास एक और डिसऑर्डर है, तीसरा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, से कहते हैं इपिलेप्सी। इपिलेप्सी की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन or the part of the brain occur. As the result, seizure can take place. Epilepsy is the tendency of recurrent seizure. Condition in which there is abnormal activity in the part of the brain occur. Normally हमारे दिमाग मुख्तलिफ किस्म की जो है वो क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हो रही होती है वो परफॉर्म हो रही होती है, लेकिन दिन भर की थकान के बाद हम क्या होते हैं, सो जाते हैं। सोते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत हद तक कम हो जाती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या होता है, हम बिल्कुल अपने आप को फ्रेश करते हैं, हमारे दिमाग को आराम मिल चुका होता है। लेकिन इपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते रहते हैं, यानी पेशेंट जब सोता
जाता है तो सोते वक्त इसके दिमाग को जो सुकून मिलना चाहिए था ना, वो सुकून नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो कम हो जाते हैं, लेकिन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिमाग में क्या होती रहती है, चलती रहती है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो दिमाग में मुसलसल जो है वो चलती रहती है, और एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में मुसलसल चलने की वजह से क्या मसला आता है, उसके दिमाग को सुकून ही नहीं मिलता, बड़ा हर वक्त थका थका, हर वक्त नींद में, हर वक्त परेशानी में जो है वो ये लगा रहेगा। तो हमने कहा इट इज अ कंडीशन in which there is an abnormal electrical activity in the brain or the part of the brain occur, जिसमें दिमाग में एबनॉर्मल एक्टिविटी या दिमाग के मखसूस हिस्से में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। एज अ रिजल्ट सीजर कैन टेक प्लेस, जिसकी वजह से उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। मिर्गी का दौरा होता है, अचानक से वो बेहोशी की हालत में आ जाएगा। सीजर या कन्वर्जन कहते हैं मिर्गी के दौरे को। तो मिर्गी का दौरा जो है उसमें क्या होता है, पेशेंट अचानक से गिर जाता है, बगैर किसी हमें वजह नहीं पता चली, अचानक से वो बेहोशी की हालत में आ जाएगा। और हमने कहा एपिलेप्सी इज अ टेंडेंसी ऑफ रिकरेंट सीजर। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, यानी बार बार हमें नहीं पता होगा वो अचानक से कब बेहोश हो जाए, हमें उसके बारे में आइडिया नहीं होता, उसे बार बार जो है वो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अब हम सिम्टम्स की हम बात करते हैं, तो सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं उसमें क्या है, पार्शियल एपिलेप्सी और कंप्लीट एपिलेप्सी की हम बात करते हैं। पार्शियल एपिलेप्सी में दिमाग का एक मखसूस हिस्सा इन्वॉल्व होता है। कंप्लीट एपिलेप्सी जिसमें दिमाग का पूरा हिस्सा, पूरे दिमाग के हिस्से में जो है वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है। पार्शियल एपिलेप्सी में क्या होगा, मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक लम्हे के लिए क्या होगा, वो बेहोशी की हालत में आ जाएगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक लम्हे के लिए वो बेहोश हो जाएगा और फिर खुद ब खुद जो है होश आ जाएगा। जबकि कंप्लीट एपिलेप्सी पूरा दिमाग अगर इन्वॉल्व है तो कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल वो बेहोशी की हालत में मुस्तकिल भी रह सकता है। मसल जर्क, अक्सर उसमें क्या होते हैं, मसल में झटके, हाथों में झटके आना शुरू हो जाते हैं इस बीमारी के अंदर। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा इट इज ट्रीटेड बाय एंटी कन्वल्सन ड्रग। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको जो हम ट्रीट करते हैं वो क्या है, एंटी कन्वल्सन ड्रग के जरिए। कन्वल्जन के दौरे को, वो सारी दवाएं जो मिर्गी के दौरे को कम कर सकती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी कन्वल्सन ड्रग। याद रहे उन दवाइयों के जो इंडिविजुअल नेम है वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। उन दवाइयों के जो इंडिविजुअल नेम्स हैं वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। वो इंशाल्लाह आप में से जो बच्चा मेहनत करेगा और एमबीबीएस में जाएगा, इंशाल्लाह वो इन सारी दवाइयों के नाम भी पढ़ेगा। यहाँ जाकर 3 न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो हमने इस लेक्चर में जो है वो क्या किए, पढ़े। अल्जाइमर, अच्छे से देखो, याद रखना लाइव लेक्चर के बाद जो लेट भी आए ना वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इसको मल्टीपल टाइम देखकर दिमाग में बिठा लो, तो एप्टीट्यूड में आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। बल्कि इंटर में भी यार ये बेहतरीन नोट्स है, इसका फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह फुल मार्क्स है। अल्जाइमर पढ़ ली, पार्किंसंस पढ़ ली और हमने पढ़ ली एपिलेप्सी पढ़ ली। 3 न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए। अब हम आ जाते हैं नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन की तरफ। अब भाई नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन के लिए मैं पहले एक चार्ट भी आपके सामने बनाता हूँ ना, ताकि हमें उस चार्ट से आइडिया हो, फिर हम नोट्स की बात करेंगे। भाई जो नर्वस सिस्टम है ना, इंसानों की बात हो रही है, बात हो रही है नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम है। अब जो इंसानों का जो नर्वस सिस्टम है उसे हमने क्या किया है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया। इंसानों का जो नर्वस सिस्टम है उसे हमने क्या किया है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट में कहते हैं सीएनएस। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीएनएस। इसी तरीके से एक मिनट में थोड़ा सा कैमरे को फोकस कर लूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए ना। चलो अब देखते हैं, एक मिनट, अब तो पहले से भी डिस्टर्बेंस आ गई। हाँ अब हो गया ना। चले, एक सीएनएस कहलाता है और दूसरा कहलाता है, एक मिनट देखो, फिर कैमरे का कोई मसला आ गया। लाइव में यही मसला होता है ना कि कैमरा जो है ना हमें बड़ा तंग करता है। चलो अब फोकस हो गया। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है सीएनएस, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 पार्ट आ जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक कहलाता है ब्रेन और दूसरा आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। एक ब्रेन आता है और दूसरा क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये 2 हिस्से हैं।
अब दिमाग को तो हमने बाकायदा जो है वो इंटर लेवल पर जितनी डिस्कशन मुमकिन थी वो तो हमने बाकायदा कर ली। तो हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हम पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड को हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट में कहते हैं पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीएनएस जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है, तो इसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीएनएस। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, इसको हमने क्या किया हुआ है, दो हिस्सों में जाकर क्या कर दिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या थी, देखो भाई 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हमारे दिमाग से निकलने वाली जो नसें होती है ना वो कहलाती क्रेनियल नर्व्स, और ये क्रेनियल नर्व्स की तादाद कितनी है, 12 पेयर, मतलब 12 राइट साइड पे और 12 लेफ्ट साइड पे। अगर मैं कहता हूँ ना ये दिमाग है हमारा और ये हराम मगज है स्पाइनल कॉर्ड, तो दिमाग से अल्लाह ताला ने, भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गए, लेकिन इस ब्रेन से निकलने वाली कितनी है, 12 पेयर है, 12 राइट साइड पर, 12 राइट साइड पर और 12 जो है वो क्या है, लेफ्ट साइड पे होती हैं, वो कहलाती हैं क्रेनियल नर्व्स। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 पेयर्स होती हैं। ब्रेन निकलती है ना राइट साइड पे 12, लेफ्ट साइड पे 12, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं, और इनकी तादाद है 31 पेयर, यानी राइट साइड पे 31 है और लेफ्ट साइड पे 31 है। तो हमने कहा 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 pairs of spinal nerves, 12 pair of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves are combined to form peripheral nervous system। तो 12 पेयर जो है वो क्रेनियल नर्व्स के हैं और 31 पेयर जो है वो स्पाइनल नर्व्स के हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो चीज जो जिस्म के बिल्कुल सेंटर में हो, पेरिफेरल का मतलब जो चीज जिस्म साइड पर, पेरिफेरल का मतलब भी क्या होता है, जिस्म के साइड पर। तो ये नसें जो होती है वो कहाँ जाती हैं, साइड पर जाती है ना। तो दिमाग से निकलने वाली 12 पेयर है नर्व्स जो क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं, और स्पाइनल जो है स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 राइट साइड पे और 31 क्या है, लेफ्ट साइड पे। तो हमने कहा ये हो गया 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ये आपस में क्या हो जाती हैं, कंबाइन होती हैं और ये मिलकर बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम क्या करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम जो है वो क्या करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, और दूसरा कहलाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है और दूसरा कहलाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो वॉलेंट्री इन फंक्शन है। वॉलेंट्री इन फंक्शन का मतलब जो हमारे इख्तियार में हो। अभी मैं कोई चीज लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं, मैं जो चीज बोलना चाहता हूं बोल सकता हूं अपनी मर्जी से ना। तो हमने कहा ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये वॉलेंट्री इन फंक्शन है। वॉलेंट्री इन फंक्शन का मतलब ये हमारे इख्तियार में जो हम काम करना चाहें, मैं पेन से लिखना चाहूँ, हाथ उठाना चाहूँ, चलना चाहूँ, भागना चाहूँ, दौड़ना चाहूँ, जो बोलना चाहूँ, ये सारा का सारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉलेंट्री इन फंक्शन है, हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे कंट्रोल में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, हम अगर खाना बहुत ज़्यादा खा लें और हम कहें कि यार डाइजेशन हमारी जो है वो तेज़ हो जाए, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा भाई। एक बार खाना हमने निगल लिया ना, अब स्टमक अपनी मर्जी से डाइजेशन करेगा। अब स्टमक जो होगा वो अपनी मर्जी से क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। ये हमारे इख्तियार में तो नहीं है। तो हमने कहा कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है, हमारे इख्तियार में है। अब इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को गौर से सुनिएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, 2 हिस्सों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम क्या करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक कहलाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है,
और दूसरा कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा कहलाता है पैरासिम्पैथिक। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, जो हमारे इख्तियार में नहीं है, उसे हमने 200 में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बाकायदा डिफरेंसेस भी आना क्या है, पॉसिबल है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहां से लेकर यहां तक नोट्स में, पेपर में कैसे लिखेंगे वो मैं सारी चीजें बताता हूं। सही है, पेपर में अगर आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम तो हम क्या करेंगे, तो हम आ जाते हैं नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन पर। तो नर्वस सिस्टम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स कहते हैं। दो टाइप में जाकर हम डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है सेंट्रलाइज, नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। सेंट्रलाइज एक अलग कैटेगरी में हम इसको आ जाएगा। तो हमने कहा एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा, दिस इज नॉट सेंट्रलाइज, एक अलग होगा। हम सेंट्रलाइज और डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की एक अलग क्लासिफिकेशन है, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहां हमने इसमें कहा कि नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैंने आपको बाकायदा चार्ट में बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने कहा था कि 12 क्रेनियल पेयर के नर्व है और 31 पेयर स्पाइनल के। तो हमने कहा द नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स जो डायरेक्ट दिमाग से निकलती हैं, एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व जो होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो वो नर्वस सिस्टम जो 12 क्रेनियल नर्व के पेयर पर और 31 पेयर स्पाइनल नर्व पर मुश्तमिल हो, वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर इसमें हमने कहा टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैंने कहा कि 200 में हमने डिवाइड किया था ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने 200 में डिवाइड किया था, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। जिसमें हमने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं, एक कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमने कहा द नर्वस सिस्टम विच इज रिलेटेड विद स्केलेटल मसल एंड वॉलंटरी इन फंक्शन इज कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम जिसका ताल्लुक स्केलेटल मसल से हो, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, वो नर्वस सिस्टम जिसका ताल्लुक किससे हो, स्केलेटल मसल से हो, और वो क्या हो, वॉलंटरी इन फंक्शन हो, हमारे इख्तियार में हो। स्केलेटल मसल वही होते हैं ना जो हमारे स्केलेटन को मूव करवाते हैं, हड्डियों को मूव करवाते हैं। तो चलना फिरना, दौड़ना, भागना, बोलना, ये सारी चीजें जो हैं हमारे इख्तियार में, और ये सारा, तो हमने कहा वो नर्वस सिस्टम जो स्केलेटल मसल से रिलेटेड हो और हमारे इख्तियार में हो, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, द नर्वस सिस्टम व्हिच इज रिलेटेड विद स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल एंड इनवॉलंटरी इन फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो हमने कहा नर्वस सिस्टम जो स्मूथ मसल से रिलेटेड हो, कार्डियक मसल से रिलेटेड हो और हमारे इख्तियार में ना हो, उसे हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। याद रहे, कार्डियक मसल यानी दिल के जो मसल है ना, उनकी बेसिक कॉन्ट्रैक्शन नर्वस सिस्टम के इख्तियार में नहीं होती। अलबत्ता ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारी दिल की धड़कन को तेज कर सकता है, अलबत्ता हमारा जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारी दिल की धड़कन को स्लो कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे कहूं कि बेटा आप लोगों ने इस वक्त, अगर मैं कहूं कि बेटा आप लोगों ने अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट चेक कर लिया, आज दोपहर में 3 बजे आ गया था, हाउ विल यू फील? अगर मैं कहूं, जिस वक्त जितने भी सेकेंड ईयर के बच्चे हमें देखने वाले हैं, अगर मैं उन सबसे मुखातिब हूं कि बेटा आप लोगों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 3 बजे आ गया है मिसाल के तौर पर, और मैं कहूं कि बेटा आप लोगों ने अपनी अपनी परसेंटेज दोपहर 3 बजे चेक कर ली है, तो मुझे बताओ इस वक्त क्या फील करोगे? आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी या नहीं तेज होगी? जवाब दो कमेंट में। इस वक्त जो लाइव सुनने वाले बच्चे हैं, अगर उनको ये बात बिल्कुल सच करके बता दी जाए कि बेटा आपका दोपहर 3 बजे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है पूरे सिंध भर का, और आप में से जितने बच्चों ने अपने अपने रिजल्ट चेक नहीं किया, काइंडली अभी आप चेक कर लो, तो आप कैसा फील करोगी? अभी आपकी अचानक से दिल की धड़कन जो होगी वो क्या होगी? आपकी दिल की धड़कन जो होगी वो तेज होना शुरू जाएगी। पेस मेकर कंट्रोल करता, बिल्कुल शाबाश। तो दिल की धड़कन तेज हो सकती है, स्लो हो सकती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, लेकिन बेसिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या है? तो ओके, तो दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। आप हमेशा ये एग्जांपल देते हो, जेनी प्रिंस ने कहा ओके बेटा, तो मुझे लग रहा है कि जेनी प्रिंस के पेपर अच्छे नहीं गए, इसीलिए बच्चा रिजल्ट के मामले में बड़ा जज्बाती हो रहा है कि सर ऐसी एग्जाम्पल मत दिया करें। चलो बेटा, रिजल्ट आ जाएगा तो नामा अमाल खुद ही पता चल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ हम ये बात, और हाँ एक और बात, जब तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ना आए
तब तक एप्टीट्यूड की किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन मत लेना। मैं आपको एक भाई बंदी में सजेशन देता हूँ। बहुत से कोचिंग सेंटर्स को ये पता चला है कि इस बार 70% जो है वो रिक्वायर्ड है। बहुत से इंस्टीट्यूट को ये पता चला है कि 70% एप्टीट्यूड में अपियर होने के लिए ज़रूरी है। तो वो प्लानिंग क्या बना रहे हैं, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने से पहले ही जो है ना बच्चों को एडमिशन करना शुरू कर रहे हैं। तो आपसे 30,000, 40,000 या 50,000 तक भी फीस है बहुत से इंस्टीट्यूट की। तो आपसे 30-40 हज़ार रुपये वो क्या करेंगे, ले लेंगे आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से पहले पहले। और अक्सर बच्चा जब फर्स्ट ईयर में सोचता है ना 80% आएगी, तो पता चलता 60s में आ जाती है। और वो बेचारा जो है वो एप्टीट्यूड में अपियर ही नहीं हो सकता, वो बेचारा एप्टीट्यूड में अपियर ही नहीं हो सकता, और उसके 40,000 जो है वो इंस्टीट्यूट वाले ले चुके होते हैं, जो उनके नॉन रिफंडेबल है। तो मैं आपको एडवाइस ये दे रहा हूँ कि अगर आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया तो बेटा वेट फॉर द फर्स्ट ईयर रिजल्ट। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से पहले 1 रुपया भी किसी इंस्टीट्यूट को मत दीजिएगा, इसे याद रखिएगा। हाँ, तो याद रखिएगा फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से पहले ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। अभी से जो है ना बहुत से जितने भी कराची भर के इंस्टीट्यूट हैं, सब ने जो है वो अभी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से पहले ही क्लासेस जो है वो शुरू कर ली। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि न्यू पॉलिसी के मुताबिक 70% जो है वो एप्टीट्यूड में अपियर होने के लिए ज़रूरी है। तो वो आपको पता है कि कराची में कितने बच्चों की 70s में आती है, बहुत कम बच्चों की जो है वो 70s में परसेंटेज आती है, मेजोरिटी तो 60s में होते हैं। तो इसीलिए जो है वो अभी से इन्होंने जो है वो ये पॉलिसी जो है वो बाकायदा जो है वो शुरू कर दी है। और उन्होंने जो है वो तेज़ी से एडमिशन करना शुरू किए हैं, ताकि वो बच्चे जिनको बेचारों को अपना रिजल्ट ही नहीं पता हो, वो अभी से जो है वो 30-30, 40-40 हज़ार रुपये जो है वो इंस्टीट्यूट में जमा करवा रहे हैं कि कहीं एडमिशन क्लोज ना हो। और बहुत से बच्चों के साथ अक्सर ये हो जाता है कि परसेंटेज 60s में आ जाती है और वो बेचारे फीस दे चुके होते हैं। तो बड़ा ख्याल रखिएगा, रिजल्ट जब आए फिर ही एडमिशन लेना। और अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं ये क्या चल रही है आपकी, एक एक बेसिक हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, एक एक चीज हम वो कर रहे हैं, तो ये समझो ये एप्टीट्यूड की तैयारी ही हो रही है। और इंशाल्लाह एप्टीट्यूड में बायोलॉजी के 80 सवाल आते हैं, 80 MCQ आते हैं। और इंशाल्लाह सेकेंड ईयर बायोलॉजी का पूरा कोर्स मेरी पूरी कोशिश है दिसंबर तक मैं खत्म कर दूंगा, और जनवरी में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी भी हम शुरू कर देंगे, तो परेशान ना हो। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने जो है आई एक्सपेक्ट 85% तो डरा रहे हैं। ओके बेटा, अपनी परसेंटेज जितनी भी एक्सपेक्ट करो, लेकिन दुनिया के सामने मत बताओ। नज़र लग जाती है तो नज़र बद इतनी ख़राब होती है कि मैंने तो देखा है कि 85 जो सोचता है वो फेल भी होकर आ जाता है। अभी आपकी एक्सपेक्टेशन जो भी हो, लेकिन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सही है भाई, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वेट फॉर द रिजल्ट। और रिजल्ट से पहले किसी को 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, वरना बड़े परेशान हो गए। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने 200 में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने जो है वो क्या किया है, 200 में डिवाइड किया। नंबर 1 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो है वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंस की तरफ आते हैं। तो हमने कहा सिंपैथेटिक नर्वस, याद रखिएगा सिंपैथेटिक जो है ना फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वाली कहानी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं ना, कभी भी अचानक से इंसान जज्बाती हो जाता है ना, जज्बाती जो होता है उसमें सिंपैथेटिक का किरदार है। और जब भी इंसान बिल्कुल रेस्ट कर रहा होता है, आराम से लेटा हुआ है, नींद की हालत में है, उस वक्त कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक मोटी निशानी इसको पढ़ने से पहले, भाई हम जज्बाती, लड़ाई झगड़ा या भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उस वक्त हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्टिंग वाली कंडीशन में ये काम करता है। तो हमने कहा इट ऑल्सो अफेक्ट द विसरल ऑर्गन, बट इट्स नर्व अराइज फ्रॉम थोरेसिक एंड लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। थोरेसिक कहते हैं हमारे, देखो स्पाइनल कॉर्ड तो पूरी कमर के निचले हिस्से तक जा रही है ना। तो हमने कहा कि जो हराम मगज है ना, ये हमारे वर्टिबल कॉलम में मौजूद है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद है। तो हमारा जो थोरेक्स सीने का हिस्सा है ना, सीने के जो हिस्से के जो पीछे वाले जो स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा, स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरा कमर के निचले हिस्से तक जा रहा है। तो हमारा जो चेस्ट है ना, हमारा जो सीने वाला जो हिस्सा है ये थोरेक्स कहलाता है। थोरेक्स के पीछे से जो नस निकलती है वो, और लंबर कमर के ऊपरी हिस्से से जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलती हैं, ये मिलकर क्या बनाती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमने कहा ऑल्सो अफेक्ट द विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन कहते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है। विसरल ऑर्गन क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी विसरल ऑर्गन कहलाते हैं। और इसकी नसें कहां से निकलती है, थोरेसिक और लंबर रीजन से।
जबकि ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म बाय सम क्रेनियल नर्व्स, वेगस नर्व एंड स्पाइनल नर्व अराइजेस फ्रॉम सैक्रल रीजन। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक है ना, गौर से सुनिएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या है? इसमें कुछ क्रेनियल नर्व्स का किरदार है। क्रेनियल नर्व कौन सी? वेगस नर्व। 10वीं क्रेनियल नर्व जो है ना, हमारी जो 10th क्रेनियल नर्व है, 12 निकल रही थी ना, 12 पेयर थे, उसमें जो 10वां पेयर जो है वो कहलाता है वेगस नर्व। तो 10वीं क्रेनियल नर्व, और नर्व कौन से? कमर का निचला हिस्सा होता है वो सैक्रल कहलाता है, और कमर का ऊपर वाला हिस्सा क्या है? लंबर। तो कमर का निचला वाला हिस्से के जो स्पाइनल कोड है उससे निकलने वाली नस है, और क्रेनियल नर्व, 10वीं क्रेनियल नर्व मिलकर क्या बनाती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इस ये क्या करती है? इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी सच एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे जिस्म को प्रिपेयर करता है बहुत ज्यादा एनर्जी वाली एक्टिविटी के लिए, जैसे फाइट और फ्लाइट। अचानक से आप बैठे हो और एक बड़ा सा सांप आपके सामने आ जाए, स्नेक आपके सामने आ जाए, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो आप तेजी से भागना शुरू करोगे, या आप क्या करोगे? फाइट करोगे, कोई चीज उठाकर उस सांप के ऊपर फेंक दोगे, कोई पत्थर उठाकर उस सांप के सर पे मार दोगे। यही पॉसिबिलिटी, या तो आप फाइट करोगे या क्या करोगे? फ्लाइट करोगे। और इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? इट इंक्रीज द हार्ट बीट, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। इंक्रीजेस द ब्रीथिंग रेट, आप सांस तेजी से लेना शुरू जाओगे। स्लो द डाइजेशन, आपको भूख नहीं लगेगी, लड़ाई हो रही होगी ना, आप कहेंगे छोड़ मुझे खाना नहीं खाना, रख अपने पास खाना, खाने की तलब नहीं होगी आपको। डायलेट्स द प्यूपिल, प्यूपिल हमारी आंखों का पार्ट है, या आप फिजिक्स के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले पार्ट में चले जाना, वहां मैंने आंखों की पूरे स्ट्रक्चर को समझाया हुआ है। फिजिक्स का फर्स्ट ईयर फिजिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले पार्ट में जाना, वहां मैंने प्यूपिल पूरा बताया हुआ है कि प्यूपिल का किरदार क्या है। तो प्यूपिल फैल जाता है बाय डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ इपिनेफ्रिन। और यहाँ जो एक न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल रिलीज होता है वो कौन सा होता है? इपिनेफ्रिन। अच्छे से याद रखना। अब इसका सारा उलट कर दो तो पैरासिम्पैथेटिक। इट प्रोमोट्स ऑल द इंटरनल रेस्पॉन्स एसोसिएटेड विद रिलैक्स स्टेट। जब हम आराम करते हैं ये सारी चीजों को क्या करता है? सपोर्ट करना है। जिसमें क्या है? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पीपल ऑफ आई, हमारी आंखों के पीपल को छोटा करता है, जबकि ये डायलेट फैला देता है। डाइजेशन ऑफ फूड, हम जब सोए हुए होते हैं, लेटे हुए होते हैं, तो हमें भूख भी लगती है, अरे यार बेड पे लाओ खाना लाओ, हमें क्या होते हैं? भूख भी लगती है। स्लो हार्ट रेट, हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन स्लो हो जाती है बाय डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। और यहाँ जो एक न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होता है वो क्या है? एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो क्या होता है? रिलीज होता है। तो अब देखो भाई, ये तो पहला पॉइंट सही था, ये दूसरा पॉइंट बहुत बड़ा है। इस दूसरे पॉइंट को आप क्या कीजिएगा? बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ देना। क्या कर देना? बिल्कुल मसल वाला ही, बिल्कुल। तो बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ देना। क्या लिखोगे? इट प्रिपेयर्स द बॉडी इन हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी। यहाँ लिखोगे इट प्रोमोट्स ऑल इंटरनल रेस्पॉन्स एसोसिएटेड विद रिलैक्स स्टेट। फिर आगे लिखोगे इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट, इट डिक्रीजेस द हार्ट बीट, इट इंक्रीजेस ब्रीथिंग रेट, इट डिक्रीजेस द ब्रीथिंग रेट, इट स्लो द डाइजेशन, इट इंक्रीज द डाइजेशन ऑफ फूड, इट डायलेट्स द पीपल, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द पोल्यूट, इन विच एसिटाइलकोलिन इन विच द न्यूरोट्रांसमीटर इपिनेफ्रिन इज सेक्रेटेड। उसमें लिखोगे इन विच द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन इज सेक्रेटेड। तो इसको 4-5 छोटे छोटे पॉइंट में तोड़ देना, और यहाँ पे भी तो 5-6 डिफरेंस क्या हो जाएंगे? आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ जाकर हमारा आज के लाइव सेशन का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह दोपहर में हम संडे कोशिश, बल्कि नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे संडे हम एप्टीट्यूड के पास पेपर के एमसीक्यू हम डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपके एप्टीट्यूड के या आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से पहले पहले हम बहुत सारे एप्टीट्यूड के एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हों। याद रहे पिछले संडे हमने जो है वो हमने स्केलर वेक्टर के सारे पास पेपर के एमसीक्यू जो है वो डिस्कस कर लिए थे। बहुत जल्द जो है वो हम कोशिश करेंगे होम्योस्टेसिस है ना, होम्योस्टेसिस चैप्टर 1 बायोलॉजी के जितने भी एनटीएस में पास पेपर के एमसीक्यू है वो सारे डिस्कस करेंगे। फिर एक और सेशन रखेंगे जिसमें चैप्टर 2 के हम जो है वो सपोर्ट वाले जो चैप्टर है उसके हम एमसीक्यू सारे डिस्कस कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से जब चैप्टर 3 हमारा इंशाल्लाह इसको 7-8 लेक्चर में हम इसको भी मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके भी हम सारे एमसीक्यू क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आज का ये लाइव सेशन कैसा रहा? अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर आप फीडबैक दे दें, ताकि हम इस लाइव सेशन को क्या करें। चले भाई, तो इंशाल्लाह जो अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम बाकायदा डिस्कस करेंगे, न्यूरॉन्स की हम डिटेल टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस कर लेंगे, और रिसेप्टर की हम टाइप्स को भी बाकायदा क्या करेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल में हम कवर कर चुके होंगे। तो ओके, तुबा जावेद ने लिखा आउटस्टैंडिंग एज यूजुअल।
तो तुबा जावेद ने आज जो है वो बताना है कि आप कौन हैं, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो। चलो भाई, सना ने जजाक अल्लाह का बेटा थैंक यू, जुलेखा ने कहा थैंक यू सो मच। बेटा देखो याद रखना, ये आपने लिख लिख कर याद करना है। तो इससे दो फायदे, लिखने से चीज़ें आपके दिमाग में ना बैठ जाएंगी, पक्की पक्की हो जाएंगी। क्या होंगे? आपके दिमाग में, ये नोट्स भी बेहतरीन है, आप एक टॉपिक को समझते हो, लिखते जा रहे हो, दिमाग में आपकी जो है वो क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, आपको कोई ये पॉइंट मिस नहीं करवाएगा। तो ये बेहतरीन लेक्चर आपकी कॉपी में आ भी जाएंगे। इसीलिए जो है वो रोज़ का काम जो है वो रोज़ लिख लिख कर क्या करोगे, याद करोगे, नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और एप्टीट्यूड तक आपकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा पक्की होगी। ओके, तुबा ने थैंक यू कहा है। ओके ओके, सुमन ने थैंक्स कहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़ कहा है समद ने। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। चलो बेटा, चलो भाई अब मैं वो करता हूँ, कट किया मैंने और